इस इंसान का नाम था ईदी अमीन। और अगर तुमने अब तक सिर्फ हिटलर या स्टालिन के बारे में सुना है तो सच मानो, ये आदमी उनके बराबरी का ही नहीं, कई मामलों में उनसे भी ज्यादा खौफनाक था। 1971 से 1979 तक, यानी पूरे 8 साल, जब ईदी अमीन युगांडा का तानाशाह था, उस दौर में लोगों ने मौत को चलते फिरते देखा था। उस वक्त लोग कहते थे जिंदा रहना सिर्फ किस्मत की बात है और अमीन की नजर से बच जाना चमत्कार। एक बार किसी पत्रकार ने उससे पूछा, तुम इतनी बेरहमी से अपने दुश्मनों को क्यों मारते हो? अमीन ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि डर ही असली ताकत है और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सिर्फ नेता नहीं, एक खौफ के नाम से जाने। कहा जाता है जब वो अपने दुश्मनों को पकड़ता था तो सिर्फ उन्हें मारता नहीं था, कई बार उनके मृत शरीर के साथ बातें करता, उन्हें सजा कर रखता और कुछ मामलों में उनके मांस का स्वाद भी लेता था। हालांकि इन बातों के पूरे सबूत नहीं हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी सामने आई वो इंसानियत को हिला देने वाली थी। उसने एक इमारत बनवाई। लोग सोचते थे कि यह कोई मिलिट्री स्टोरेज होगी, लेकिन वहां हथियार नहीं रखे गए। वहां रखे गए थे उसके बंदी, वे लोग जिन्हें वो शक की बिनाह पर भी उठा लाता था। फिर वो क्या करता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ को बिजली के झटकों से मारा गया, कुछ को नदियों में फेंक दिया गया और कुछ के शरीर ऐसे हाल में मिले जिन्हें देख डॉक्टर भी कांप उठे। और ये पागलपन यही नहीं रुका, उसकी अपनी जिंदगी भी उतनी ही अजीब और भयावह थी। उसने अपनी चौथी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन 1 साल बाद जब वो गर्भवती थी तो उसे मिलने बुलाया और वही उसका आखिरी दिन था। ईदी अमीन के शासनकाल में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इनमें से कई तो बस इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया या बस चुप रह गए और अमीन को वो शक की नजर से लग गए। लोग कहते हैं अमीन का दिमाग तानाशाह से ज्यादा किसी साइको थ्रिलर फिल्म के विलेन जैसा था। एक ऐसा शख्स जो हर पल खुद को भगवान समझता था और बाकी सबको मोहरे। आज जब कोई कहता है कि एक मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक होता है, तो इतिहास का यह चेहरा याद आता है जो दिखने में मासूम था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा दरिंदा जिसे सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा था कि इंसानियत उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। साल था 1925। अफ्रीका के कोने में बसा एक छोटा सा शहर कोबोको। वहीं एक बच्चा पैदा हुआ जिसके आने की आहट ने इतिहास को खून से रंग देना था। नाम रखा गया ईदी अमीन। पिता का नाम था एंड्रियास न्याबे। पहले ईसाई थे, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और खुद को अमीन दादा बुलाने लगे। जब अमीन पैदा हुआ तो नामकरण का काम खुद उसके पिता ने किया, लेकिन जल्द ही मां बाप के रिश्तों में दरार आ गई और अमीन अपनी मां के साथ बम्बो शहर चला आया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। घर में पैसों की तंगी थी, खाने तक के लाले थे। अब जब पेट भरना मुश्किल था तो स्कूल की फीस कहां से आती? अमीन की मां उसे 4वीं कक्षा तक ही पढ़ा पाई। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और जिंदगी से सीधा 2-2 हाथ करना पड़ा। छोटी उम्र में ही अमीन ने अलग अलग छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, पर ये सारे काम उसकी उस आग को शांत नहीं कर पा रहे थे जो उसके अंदर धधक रही थी। और फिर एक दिन उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर लिया। ये ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी का हिस्सा थी जो अफ्रीकी देशों में अपना राज बचाए रखने के लिए बनाई गई थी। अब जरा सोचो, एक बच्चा जो गरीब बस्तियों में बड़ा हुआ, जहां लोग जानवरों का खून पीते थे, कच्चा मांस खाते थे और हर त्योहार किसी बलिदान के साथ ही पूरा होता था। उस माहौल में पला बढ़ा इंसान जब एक हथियार उठाता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? इसी माहौल ने अमीन को अंदर से सख्त, बेशर्म और हिंसा के लिए तैयार बना दिया था। और जैसे ही उसके हाथ में राइफल आई, उसका असली रूप बाहर आने लगा। 1946 में उसे आर्मी में एक बावर्ची के तौर पर भर्ती किया गया। हां, शुरुआत में वो सिर्फ खाना बनाता था, लेकिन अफसरों ने जल्दी ही उसकी ताकत और बेरहमी को पहचान लिया और फिर उसे ट्रेनिंग दी गई, लड़ाई की, हथियारों की और इंसान को कंट्रोल करने की। ब्रिटिश सरकार को ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके दुश्मनों को उसी की जमीन पर कुचल सके, और अमीन इस रोल के लिए परफेक्ट था। तुम्हारा गुस्सा हमें पसंद है अमीन, बस इसे हमारे लिए इस्तेमाल करो, एक अफसर ने उससे कहा था। और फिर शुरू हुआ उसका असली खेल। उसे केन्या भेजा गया, जहां 1949 तक उसने ब्रिटिश सेना के लिए कई मोर्चे पर काम किया। उसकी लंबाई करीब 6 फुट 4 इंच थी, शरीर चौड़ा, ताकतवर और रुखा। अफसर उसकी कदकाठी से इतने इंप्रेस हुए
कि उसे वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तक दी गई। यही नहीं, वो 1991 से लेकर 1991 तक 60 तक ब्रिटिश आर्मी का हैवीवेट चैंपियन भी रहा। लेकिन ये सब सिर्फ बाहरी चमक थी, अंदर अब भी वही हिंसा की आग थी। और जब उसे भेजा गया नॉर्थ केन्या, तो वो असल मैदान था जहां उसे सोमाली विद्रोहियों को कुचलने का आदेश मिला। 1952 में केन्या का मऊ मऊ विद्रोह फूटा। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए यह बगावत थी। और इस बगावत को दबाने के लिए उतारा गया इदी अमीन को। जो उसने वहां किया वो युद्ध नहीं था, वो नरसंहार था। कई कहानियों में कहा गया कि अमीन लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देता था, कुछ को ऐसी हालत में छोड़ता कि पहचानना तक मुश्किल हो जाता। लेकिन यह सब वो गर्व से करता। डर फैलाओ तभी हुकूमत टिकती है, उसका मानना था। हर एक मिशन के साथ अमीन और ज्यादा निर्दयी बनता गया, और हर प्रमोशन के साथ उसका आत्मविश्वास भी। अब वो खुद को बस सिपाही नहीं, खुदा मानने लगा था। केन्या से वापसी के बाद ब्रिटिश अफसर इदी अमीन की क्रूरता और वफादारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे पहले कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। अमीन अब एक आम सिपाही नहीं रहा था, वो ब्रिटिश शासन का वो मजबूत औजार बन चुका था जो अपने ही देशवासियों को कुचलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। 1959 में उसे एक और बड़ा प्रमोशन मिला, सेकंड क्लास वारंट ऑफिसर। और उस दौर में किसी भी ब्लैक अफ्रीकन के लिए यह रैंक पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अमीन अब नियमों से ऊपर जा चुका था। उसी साल वो युगांडा लौट आया, और यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने पूरे देश को मौत के साए में धकेल दिया। 1961 में उसे कमीशन ऑफिसर बनाया गया, और ये वो पद था जो अब तक पूरे अफ्रीका में बस 2 ही लोगों को मिला था, और उन्हीं 2 में से एक बनकर अमीन का खौफ अब देश के कोने कोने तक फैलने लगा। उस वक्त युगांडा में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, मिल्टन ओबोटे। दिलचस्प बात यह थी कि मिल्टन और अमीन दोनों ही ब्रिटिश आर्मी में थे, एक ही रैंक के ऑफिसर, और दोनों ने अपनी वफादारी का दम भरते हुए अपने ही देशवासियों के खिलाफ काम किया था। हम दोनों मिलकर इस देश का भविष्य तय करेंगे, अमीन ने एक बार ओबोटे से कहा था। पर जो खेल इन दोनों ने शुरू किया वो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। यहीं से शुरू हुई सोने और हाथी के दांत यानी आइवरी की तस्करी। इन दोनों ने अपनी हाई रैंकिंग का फायदा उठाया और ब्रिटिश गोदामों से कारतूस, हथियार और खजाने गायब होने लगे। युगांडा की धरती तस्करी का अड्डा बन गई, और पैसा बहता रहा। अगर सत्ता हमारे पास है तो कानून भी हमारा है। अमीन का यह डायलॉग उसके हर एक काम की पहचान बन चुका था। 1960 के आखिरी सालों तक ब्रिटिश अफसरों को शक होने लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई जांच शुरू होती, युगांडा में आजादी की हवा चलने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगने लगे, पोस्टर जलने लगे। और इसी माहौल का फायदा उठाकर मिल्टन ओबोटे ने खुद को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उधर अमीन ने समझदारी दिखाई और चुपचाप यूं लौट के चला गया। फिर आया वो साल जब युगांडा की किस्मत ने करवट ली, 1962। देश को आजादी मिली, ओबोटे प्रधानमंत्री बना और इदी अमीन को डिप्टी कमांडर ऑफ आर्मी की पोस्ट दे दी गई। अब तक अमीन सत्ता के करीब पहुंच चुका था, लेकिन संतुष्ट नहीं था। 1964 में जब उसके पावर को देखते हुए उसे सीधे कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया, तब से अमीन की सोच में बदलाव आने लगा। वो अब सिर्फ एक सैन्य अफसर नहीं था, वो खुद को अगला शासक मान चुका था। अब दोनों ही सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर थे, एक राजनीति में, एक फौज में। 6 सालों तक अमीन ने पूरे सैन्य बल को अपने कब्जे में रखा, और फिर आया वो मोड़। 1970 में उसे बना दिया गया कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब उसके पास ताकत थी, सेना थी, और एक ऐसा मकसद था जो इतिहास में तबाही लिखने वाला था। इस वक्त तक इदी अमीन और युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों ने एक ही सेना में काम किया था, एक दूसरे की ताकत को करीब से देखा था। लेकिन कहते हैं ना, जब 2 शेर एक जंगल में हों तो टकराव तय होता है। कुछ ऐसा ही होने वाला था युगांडा की सत्ता में। जैसे ही ओबोटे राष्ट्रपति बने, अमीन के भीतर आग लग गई। मैं उसे ऊपर चढ़ाने में मदद करता रहा, और अब मैं उसके नीचे काम करूं? अमीन के दिल में ईर्ष्या घर कर चुकी थी। उधर ओबोटे को लग रहा था कि अमीन उनकी वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमीन तो मेरा अपना है, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, उन्होंने अपने करीबियों से कहा था।
पर सच्चाई इससे कोसों दूर थी। दोनों ही सत्ता और दौलत के भूखे थे, पर फर्क इतना था, ओबोटे राजनीति से खेल रहा था और अमीन सेना से। अब अमीन को एक चीज समझ आ गई थी, अगर उसे ओबोटे को हटाकर सत्ता चाहिए तो उसे पूरी आर्मी पर पकड़ बनानी होगी, और उसने वही किया। करीब 1 दशक तक सेना को लीड करने का जो अनुभव अमीन के पास था, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने सेना में माइनॉरिटी जातियों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जैसे काव्वा, लेबरा और साउथ सूडानी समुदाय। ये वो लोग थे जो अक्सर युगांडा की मुख्य राजनीति से बाहर रखे जाते थे, और अब अमीन उन्हें खास बना रहा था। वो उनके साथ वक्त बिताता, खाना खाता, ट्रेनिंग खुद देता, और धीरे धीरे एक ऐसी सेना खड़ी करने लगा जो सिर्फ उसके इशारे पर चले। 1968 तक अमीन ने नील रीजन के हजारों युवाओं को सेना में भर्ती कराया। अब हालात ये थे कि युगांडा की सेना में माइनॉरिटी की संख्या बहुसंख्यकों से ज्यादा हो गई थी, और ये सभी अमीन को भगवान की तरह मानने लगे थे। सरकार हमें क्या दे रही है? कुछ नहीं, लेकिन अमीन साहब हमें अपना समझते हैं, एक सैनिक ने इंटरव्यू में कहा था। फिर आया साल 1969, जब अमीन ने चुपचाप ओबोटे पर हमला करवाने की कोशिश की। ये एक जानलेवा साजिश थी, लेकिन ओबोटे किसी तरह बच गए। इस हादसे ने ओबोटे को पहली बार हिलाकर रख दिया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अमीन सिर्फ सैनिक नहीं, अब सत्ता का खिलाड़ी बन चुका है। डर के मारे उन्होंने तुरंत अमीन को डिमोट कर दिया। अब वो पूरे देश की सेना का कमांडर नहीं, सिर्फ एक हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन यह फैसला आग में घी डालने जैसा था। अब अमीन के अंदर सिर्फ जलन नहीं थी, अब उसमें बदला भी था। उसने कसम खा ली, अब ओबोटे को सिर्फ गद्दी से नहीं हटाऊंगा, उसकी पूरी सत्ता का अंत करूंगा। इसके बाद अमीन ने पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। वो आम सिपाहियों से मिलता, उनके घरों में जाकर खाना खाता, उनकी बातों को सुनता और कहता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दुख को यह सरकार समझ सकती है, पर मैं समझता हूं। सिर्फ फौज ही नहीं, आम जनता के बीच भी उसने पैठ बनानी शुरू कर दी। गांवों में जाकर लोगों से मिलता, उनके हालचाल पूछता और वादा करता, जिस दिन मैं सत्ता में आया तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब हालात ऐसे थे कि फौज और आम लोग दोनों ही अमीन को उम्मीद का चेहरा मानने लगे थे। उधर ओबोटे की छवि पहले ही खराब थी। भ्रष्टाचार, तानाशाही और तस्करी के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे। ऊपर से अब अमीन जैसे करिश्माई नेता की तुलना होने लगी। वो हमें लूटता है और अमीन हमें गले लगाता है। ये बात धीरे धीरे पूरे युगांडा में फैलने लगी, और फिर आने वाला था वो दिन जब ये आग खुलकर फूटेगी और अमीन बन जाएगा युगांडा का सबसे खौफनाक तानाशाह। 1971 की शुरुआत में युगांडा उबल रहा था। अब जब खुद ईदी अमीन, जो कभी ओबोटे का सबसे करीबी था, अब खुलेआम उसकी बुराई करने लगा, तो जनता को यकीन हो गया कि मिल्टन ओबोटे अब सिर्फ सत्ता का भूखा भ्रष्ट नेता बन चुका है। लोग कहने लगे, अगर उसका ही साथी उसे छोड़ गया तो इसमें कुछ तो गलत है। और फिर आया वो दिन जिसने युगांडा के इतिहास की शक्ल ही बदल दी। 25 जनवरी 1971। मिल्टन ओबोटे सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने गए थे। उधर युगांडा में ईदी अमीन ने चाल चल दी। उसने अपने वफादार सैनिकों को आदेश दिया, एयरपोर्ट घेर लो, सड़कों को ब्लॉक कर दो और हर वो रास्ता बंद कर दो जिससे ओबोटे वापस आ सके। और कुछ घंटों में बिना एक भी गोली चलाए सत्ता की चाबी ईदी अमीन के हाथ में आ गई। लोगों ने न नारे लगाए न विरोध किया, क्योंकि अब ओबोटे से उम्मीदें टूट चुकी थीं और अमीन में उन्हें उम्मीद की झलक दिख रही थी। मैं तुम्हारा नेता हूं अब, और तुम्हारा रक्षक भी। यही कहकर अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। पर जिस दिन वो सत्ता में आया, उसी दिन युगांडा की किस्मत बदल गई और डर का नया युग शुरू हो गया। सबसे पहले उसने ओबोटे को देशद्रोही और गद्दार करार दिया। सरकारी चैनलों पर यह घोषणा करवा दी गई, अगर कोई भी ओबोटे को समर्थन देता है तो उसे दुश्मन माना जाएगा और उसका अंजाम मौत होगा। इसके बाद अमीन ने एक एक कर बदलाव करने शुरू किए जो सीधे तानाशाही की बुनियाद रख रहे थे। गवर्नमेंट हाउस का नाम बदलकर डेट कमांड पोस्ट रख दिया गया, एक ऐसा नाम जो अब डर का प्रतीक बन गया था। जनरल सर्विस यूनिट, जो पहले इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसका नाम बदलकर स्टेट रिसर्च ब्यूरो रखा गया और इसका हेडक्वार्टर बना कंपाला। यही वो जगह थी जहां आगे चलकर हजारों लोगों को टॉर्चर किया गया, बिना सबूत, बिना मुकदमा,
सिर्फ शक के आधार पर। अमीन ने अपने लिए एक खास आर्मी बनाई, प्रोफेशनल किलर्स। इनका काम सिर्फ एक था, जो भी शक के घेरे में आए उसे मिटा दो। इसी दौर में झिंझा और म्बारारा जैसे शहरों में अमीन के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। फिर आया साल 1972, जब ओबोटे के समर्थकों ने 20,000 रिफ्यूजियों की मदद से अमीन की सत्ता को पलटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो युगांडा पहुंचे, अमीन की सेना ने उन्हें घेर लिया और तख्ता पलट की यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। इस घटना के बाद अमीन का पागलपन और बढ़ गया। अब उसने शक के आधार पर ही लोगों को जेलों में ठूंसना, टॉर्चर करना और मार डालना शुरू कर दिया। खासकर एक समुदाय, अचोली। ये वही लोग थे जो सेना में बड़ी संख्या में भर्ती थे। अमीन को शक था कि ये ओबोटे के वफादार हैं, इसलिए उसने आदेश दे दिया, इनमें से कोई भी जिंदा न बचे। कहा जाता है कि 5,000 से ज्यादा सैनिकों और 10,000 आम नागरिकों को सिर्फ इसी वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। अब युगांडा में सिर्फ एक ही मजहब का बोलबाला था, इस्लाम। किसी भी दूसरे धर्म, जाति या समुदाय के लोग या तो गायब हो रहे थे या जेल में सड़ रहे थे। अमीन का संदेश साफ था, या तो मेरी तरह बनो या इस देश से मिट जाओ। जब इदी अमीन की तानाशाही का खौफ फैलने लगा तो सबसे पहले शिकार बने पढ़े लिखे लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वकील हों, डॉक्टर, टीचर या फिर धार्मिक नेता। जिस किसी ने भी सवाल उठाया या जरा भी विरोध किया, वो गायब हो गया। कई बार तो लोग सीधे घर से उठाए जाते और फिर कभी लौट कर नहीं आते। उनकी लाशें बाद में नील नदी में तैरती मिलती। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि विक्टोरिया डैम लाशों से जाम हो गया था। एक लोकल ने बताया था, पानी का रंग बदल गया था और हर सुबह कोई न कोई शव बहकर आ जाता था। अमीन का खौफ यही नहीं रुका। उसने कुछ ऐसे टॉर्चर सेंटर्स बनवाए जहां लोग सिर्फ शक के आधार पर लाए जाते थे। फिर उनके साथ ऐसा सलूक होता जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कई बार वो लोगों की उंगलियां या होंठ कटवाता, कभी उन्हें इलेक्ट्रिक पानी टैंक में डालकर झटका देता, तो कभी गैस चैम्बर में बंद कर देता, ताकि वो धीरे धीरे दम घुटने से मरे। इन यातनाओं की चीखें कभी बाहर नहीं आती थी, लेकिन लोगों को पता होता था कि उस बिल्डिंग में जाना मतलब वापस ना आना। और महिलाओं के साथ जो होता था वो इतना अमानवीय था कि शब्द भी शर्माते हैं, इसलिए हम यहां बस इतना ही कहेंगे। उनके शरीर को चोट पहुंचाकर अमीन अपनी सनक को संतुष्ट करता था। इसका टॉर्चर सिस्टम कुछ वैसा ही था जैसा नाजी जर्मनी में हुआ करता था। और जब लोगों ने इस बारे में पूछा तो अमीन ने गर्व से कहा, मैं हिटलर की सोच से प्रेरित हूं। उसने जो अपने देश के लिए किया वही मैं अपने देशवासियों के साथ कर रहा हूं। यह वो लाइन थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पर शायद अब तक की सबसे अजीब और सबसे क्रूर घटना हुई 1972 की एक सुबह। अमीन ने पूरे देश में एक फरमान सुनाया। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. और फिर शुरू हुआ ऑर्डरिंग द एक्सपल्शन। 4 अगस्त 1972 सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसके तहत 50,000 लोग जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और 60,000 वो लोग जो युगांडा के नागरिक नहीं थे, उन्हें 90 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। जो लोग नहीं गए उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ तो हमेशा के लिए गायब हो गए। अमीन का दावा था, अब युगांडा सिर्फ युगांडा के लोगों का होगा। पूरे देश में पोस्टर लगाए गए, केवल युगांडियों से खरीदें। एशियन शॉप्स विल नाउ बी ओन्ड बाय अफ्रीकन्स। लोगों के बिजनेस जबरन छीने गए, दुकानें बंद कर दी गईं और पूरे समुदाय को अजनबी बना दिया गया। हजारों भारतीय परिवार जिनकी पीढ़ियां युगांडा में पली बढ़ी, अब अपने ही घर में बेगाने बना दिए गए। कई लोग तो अपनी संपत्ति, जमीन, बिजनेस सब छोड़कर भागे, सिर्फ जान बचाने के लिए। और जो नहीं भाग सके उनके लिए युगांडा एक खुला नरक बन गया। जैसे जैसे इदी अमीन की सनक बढ़ती गई, वैसे वैसे युगांडा एक खुली जेल बनता चला गया। जो भी शक के घेरे में आता, चाहे आम नागरिक हो या मंत्री, पढ़ा लिखा हो या व्यापारी, उसे उठाकर जेलों में डाल दिया जाता। इन जेलों को दीवारों से सील कर दिया गया था, न कोई खिड़की न हवा की जगह, और दरवाजों पर इतना वोल्टेज डाला गया कि जो भी छूता वहीं ढेर। लोगों का दम घुटने लगा और जो अंदर थे उनका मनोबल धीरे धीरे मौत से पहले ही टूट चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
अमीन ने कई बंदियों को मगरमच्छों के आगे फेंकवा दिया। एक अफसर के बयान के मुताबिक उनकी चीखें सिर्फ मगरमच्छ सुन रहे थे। इंसानों तक पहुंचने से पहले वो खत्म हो चुकी थी। अब युगांडा के आम लोग भी खौफ में जीने लगे थे। अमीन ने जिन व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को देश से निकाल दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रियां और दुकानें अपने अर्धशिक्षित सैनिकों को सौंप दी। पर इन लोगों को न बिजनेस चलाना आता था, न इकोनॉमिक्स की समझ थी। धीरे धीरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक दौर था जब युगांडा की 90% इकोनॉमी का सहारा एशियाई और यूरोपीय समुदाय थे, लेकिन अमीन की एकतरफा नीतियों ने इस मजबूत ढांचे को ही तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक अमीन के अत्याचार ज्यादा सामने नहीं आए थे, लेकिन साल 1975 में यह पर्दा हट गया जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर इमैनुअल ब्लाइवाका और हेल्थ मिनिस्टर हेनरी क्याम्बा को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये दोनों लंदन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी, एक स्टेट ऑफ ब्लड। इस किताब ने अमीन के राज का वो चेहरा दिखाया जिसे अब तक दुनिया ने नहीं देखा था। उधर अमीन की सनक बढ़ती गई। साल 1976 में उसने खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित कर दिया। अब उसके हाथ में सत्ता थी और कोई रोकने वाला नहीं था। शुरुआत में अमीन को इजराइल, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से आर्थिक और सैन्य सहायता मिल रही थी, पर जब अमीन ने करीब 80 ब्रिटिश कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ये देशों को उसका इरादा खटकने लगा। उनके मुताबिक अमीन अब सोवियत संघ जैसी तानाशाही नीति अपनाने लगा था। बात यही नहीं रुकी। साल 1971 में अमीन ने इजराइल और ब्रिटेन से आधुनिक हथियारों की मांग की। दोनों देशों ने साफ इनकार कर दिया। हथियार नहीं देंगे, यह सुनकर अमीन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने न सिर्फ इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने एक बार बयान दिया, अगर मुझे यह कदम उठाना पड़ा तो यह होना जर्मनी में चाहिए था, जहां मेरे आदर्श हिटलर ने इतिहास बनाया था। इस बयान ने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने जब देखा कि अमीन ने भारतीय समुदाय को देश से बाहर कर दिया, तो भारत ने युगांडा से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। यूनाइटेड किंगडम ने भी यही किया, लेकिन अमीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसकी पीठ पर हाथ रख रहा था लीबिया और सोवियत संघ। साल 1973 में यूएसएसआर को युगांडा में गहरी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि केन्या उस वक्त वेस्टर्न देशों के प्रभाव में था और इस बैलेंस को बराबर करने के लिए सोवियत यूनियन और चीन अब टैंजानिया और युगांडा जैसे देशों में अपनी जड़ें जमाना चाहते थे। अब अमीन का खेल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका था। अब युगांडा की जमीन तानाशाही की तपिश से जलने लगी थी। साल 1977 तक आते आते अमीन के जुल्मों ने सेना के अंदर भी दरारें पैदा कर दी थीं। इसी दौरान युगांडा आर्मी के ही कुछ सोल्जर्स, जो अब युगांडा लिबरेशन मूवमेंट के नाम से जाने जाने लगे थे, उन्होंने ऑपरेशन माफूदी मिगी शुरू किया। मिशन एकदम क्लियर था, अमीन को सत्ता से हटाना। इस मूवमेंट को देश की कुछ बड़ी बिजनेस फैमिलीज का सपोर्ट मिल रहा था, जो अब अमीन की पॉलिसियों से तंग आ चुकी थी। इस ऑपरेशन ने अमीन को अंदर तक हिला दिया था। हालांकि उसने किसी तरह प्रेसिडेंसी बचा ली, पर अब वो कमजोर पड़ने लगा था। देश में अमीन को ही हर बुराई की जड़ समझा जाने लगा। और जब युगांडा के चर्च लीडर्स जैसे बिशप लूमा और जाने माने मिनिस्टर्स जैसे ओरियामा, रोबोट, उफूम्बी सभी को रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारा गया, तो जनता का भरोसा अब टूट चुका था। अब अमीन को अपनी ही आर्मी पर भरोसा नहीं रहा था। साल 1978 में जब उनके पुराने वफादार जनरल मुस्तफा अद्रिसी एक एक्सीडेंट में घायल हुए और इलाज के लिए केन्या गए, तो अमीन ने पीठ पीछे उन्हें उनके सारे पदों वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और होम अफेयर्स मिनिस्टर से हटा दिया। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। लोगों में खबर फैल गई, एक्सीडेंट प्लान था और उसके पीछे खुद अमीन का हाथ है। जनरल अद्रिसी के समर्थक फौरन भड़क उठे। अब युगांडा की सेना ही दो हिस्सों में बंट गई, एक जो अमीन के साथ था और दूसरा जो अद्रिसी के लिए लड़ रहा था। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो अमीन ने पैंतरा बदला। इस सिविल वॉर को तंजानिया बॉर्डर की तरफ धकेल दिया। फिर बहाना बनाया, तंजानिया ने मेरी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश की है। और अचानक अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार इतिहास ने करवट ले ली। तंजानिया आर्मी ने न सिर्फ युगांडा की आर्मी को हराया, बल्कि कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कंपाला तक पर कब्जा कर लिया। अब तानाशाह अकेला था।
और जब उसे लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो अपने ही देश को पीछे छोड़कर भाग निकला। पहले लीबिया, फिर सऊदी अरब। लीबिया में कुछ समय छिपने के बाद अमीन ने सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से शरण ली, लेकिन उन्हें एक शर्त पर शरण मिली, तुम राजनीति में कभी दोबारा नजर नहीं आओगे। अमीन ने यह शर्त मान ली और करीब 10 साल तक एक साए की तरह जिंदा रहा। लेकिन साल 1989 में उसने फिर से कोशिश की। वो चुपचाप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गया, जहां उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एक नई विद्रोही सेना खड़ी करने की योजना बनाई। पर इसकी भनक वहां की सरकार को लग गई और उन्होंने उसे हिरासत में लेकर फिर सऊदी भेज दिया। इस बार सऊदी अरब ने भी उसे ठुकरा दिया, पर जब कोई और देश उसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो सऊदी ने मजबूरी में उसे वापस बुलाया, एक शर्त पर, अब तुम सिर्फ जोगे, बोलोगे नहीं। इसके बाद अमीन ने सऊदी में अपनी बाकी की जिंदगी पूरी तरह चुपचाप गुजारी और फिर साल 2003 में किडनी और लिवर फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसा तानाशाह जिसने खून को पानी बना दिया, इंसानियत को मिट्टी में मिला दिया और खुद को खुदा समझ लिया। और हां, एक ऐसा पागल जिसके लिए इंसानों का मांस खाना बस एक आदत थी। कभी कभी इंसान जब खुद को भगवान समझने लगता है तो वो भूल जाता है कि इतिहास उसे बख्शता नहीं। इदी अमीन चला गया, लेकिन उसके पीछे छूट गई एक लाशों से भरी जमीन और इंसानियत के नाम पर लिखा गया वो काला अध्याय जिसे याद करना भी रूह को कांपा देता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो दुनिया छुपाती है। दिस इज रिवीलिंग आइज।